प्यारे बच्चों, अब जो हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यह पाठ आपको पूरी ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। इसलिए इस पाठ का अध्ययन, वाचन और इसके अभ्यास कार्य आप सभी बहुत ध्यान से करिएगा। आप बच्चे, हम लोग सभी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात के साधन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन से, बस से या हवाई जहाज़ से जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास समय नहीं हो और फिर भी हमें अपने रिश्तेदारों की खबरें जाननी हो, तो इसके लिए हम सभी संचार के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। संचार का साधन उसे कहते हैं जिस साधन के द्वारा हम घर बैठे ही एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की खबरों को आसानी से जान लेते हैं। तो हम जो अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है, इसी से संबंधित है और उसका नाम है चिट्ठी का सफ़र। तो हम इस पाठ का पूर्व परिचय जानेंगे, सारांश जानेंगे और कुछ प्रश्न उत्तर और कुछ पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य जानेंगे। तो आप सामने जैसा चित्र देख रहे हैं, कबूतर है और घुड़सवार है। इसको हरकारे कहते हैं। ये घोड़े पर घुड़सवार हैं और ऐसे भी जो बिना घोड़े के होते हैं उसको संदेशवाहक कहते हैं। तो पुराने ज़माने में जब हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो कबूतरों को या अन्य पशुओं को ट्रेनिंग दी जाती थी और वो संदेश पहुंचाने का काम करते थे। और घुड़सवार भी घोड़े पर सवार होकर संदेश पहुंचाने का काम करते थे। और राजा के भी संदेशवाहक होते थे, जो कि पैदल भी जा कर के गाँव-गाँव, शहर-शहर में संदेश पहुंचाते थे। उसके बाद बच्चे समय आया चिट्ठी का, जिसमें आप देख रहे हैं कि पोस्ट कार्ड का चित्र है, अंतर्देशी का चित्र है, लिफाफ का चित्र है, पोस्ट बॉक्स पत्र पेटिका का चित्र है। ये सब के द्वारा हम चिट्ठी लिख करके, उस पर पता लिख करके भेजते थे और डाकिया उसे पहुंचाते थे और हम एक दूसरे की समाचार को जानते थे। बच्चे, उसके बाद रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ये सभी संचार के साधन आए। उससे भी हम आगे बढ़े, जो कि अभी हम आधुनिक समय में चल रहे हैं। तो मोबाइल, इंटरनेट, गूगल, फेसबुक, ये सभी जो है इसके द्वारा हम लोग एक दूसरे की बातों को घर बैठे ही जानते हैं। जैसा कि हम लोग अभी लॉकडाउन के समय में भी इसका इस्तेमाल बहुत हुआ और बखूबी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। उस समय हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, लेकिन हम लोगों ने घर बैठे ही एक दूसरे की बातों को जाना और इसी संचार के माध्यम से पढ़ाई का कार्यक्रम पूरा किया। और बच्चे, ये है ये डाक टिकट है। ये हम जब चिट्ठी पर या कोई रजिस्ट्री लेटर पर लगाते हैं, जितने वज़न का वो होता है उतने वज़न का डाक टिकट लगाना पड़ता है, तभी वो चिट्ठी जाती है। एक तरह से ये चिट्ठी पहुंचाने का एक किराया समझ लीजिए इसको, वो होता है। अलग अलग देशों के अलग अलग तरह के डाक टिकट होते हैं। तो हम इस पाठ का पूर्व परिचय पहले पढ़ लेते हैं। हम सभी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यातायात के साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, बस, पानी का जहाज़ आदि। लेकिन आज हम सभी बिना एक दूसरे जगह गए एक दूसरे के समाचारों से अवगत होते हैं। तो बच्चों, जिन साधनों के द्वारा हम एक दूसरे के समाचारों से अवगत होते हैं उसे संचार का साधन कहते हैं। संचार के साधनों के नाम हैं चिट्ठी, टेलीफोन, दूरदर्शन आदि। बच्चों, हमारा जो अगला पाठ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चिट्ठी का सफ़र में पत्र लिखने से लेकर के पत्र के पहुंचने तक के पूरे सफ़र का वर्णन है। मतलब कि हम बहुत पीछे भी नहीं जा रहे हैं, जो कि जब घुड़सवार और कबूतर संदेश पहुंचाते थे, और हम इधर अभी आधुनिक समय में भी नहीं हैं, हम बीच वाले समय में हैं, चिट्ठी और अन्य साधन के लिए, जो कि जिसका महत्व चाहे जितना भी आधुनिक तरीके आ जाएं, इसका महत्व हमेशा रहेगा। तो हम इस पाठ को पढ़कर चिट्ठी से संबंधित बहुत सारी बातों को जानेंगे।
संचार के सभी साधनों में पत्र लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। आज हमारे जीवन में एक से एक बढ़कर संचार के साधन उपलब्ध हैं, फिर भी पत्र का स्थान आज भी कायम है। पत्र लिखने के लिए हम साधारणतया पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय या लिफाफे का इस्तेमाल करते हैं। लिखे गए पत्र को सही जगह और सही समय पर पहुंचने के लिए डाक टिकट लगाते हैं और पूरा पता लिखते हैं। पता लिखने के लिए हम छोटी इकाई से शुरू करके बड़ी इकाई की ओर बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले घर का नंबर, फिर गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव या कस्बे का नाम, फिर जिला, राज्य, टेलीफोन नंबर और सबसे अंत में पिन कोड लिखते हैं। अभी हम आगे पिन कोड के बारे में भी, जब आप चैप्टर का रीडिंग करेंगे तो उसमें पिन कोड के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। पते में पिन कोड लिखने से कर्मचारियों को पत्र को बांटने में तथा गंतव्य स्थान का पता लगाने में मदद मिलती है तथा पत्र जल्दी जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। किसी भी स्थान का पिन कोड 6 अंकों का होता है। किसी भी स्थान का पिन कोड 6 अंकों का होता है। अब उस अंक के बारे में आप जानिए। किसी भी स्थान का पिन कोड 6 अंक का होता है। पहला उस राज्य या उस क्षेत्र का होता है जहाँ से चिट्ठी लिखी जा रही है। अगला 2 अंक उस राज्य के उप क्षेत्र या किसी स्थान विशेष का होता है और अंतिम 3 अंक उस उप क्षेत्र के उस डाकघर का होता है जहाँ से चिट्ठी बांटी जाती है। तो बच्चे, इस तरह से चिट्ठी लिखने से लेकर के चिट्ठी के गंतव्य स्थान तक पहुँचने का यह एक सफ़र होता है। पुराने समय में जब संचार के साधन सीमित थे तो पत्र पहुंचाने का काम हरकारे अर्थात संदेश वाहक, घुड़सवार हरकारे, कबूतर आदि साधनों के द्वारा होता था। सरकार को डाक पहुंचाने के लिए दुर्गम इलाकों से भी गुजरना पड़ता था, या सरकार को या डाकिया को, सरकार का जो माध्यम है चिट्ठी पहुंचाने का, यहाँ आप डाकिया भी समझ सकते हैं, जिससे उन्हें डाकू लुटेरों जंगली जानवरों से अपनी जान का खतरा भी रहता था। बच्चों, यह सोचकर हैरानी होती है कि पहले कबूतर भी संदेशवाहक का काम करते थे। कबूतर की गिरहवाज या हुमर नामक प्रजाति को प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता था। लेकिन आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हमारा संदेश बहुत ही कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। और यह साधन है पत्र, मनी ऑर्डर, ईमेल, दूरदर्शन समाचार पत्र आदि। तो ये पाठ का सारांश है। ये हमने पाठ के मुख्य बातों को लेकर के उसको लिख करके आपके लिए दिया है। ये पाठ का मुख्य सारांश है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद जब आप पाठ का रीडिंग करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारांश के बाद हमने आपको कुछ अभ्यास कार्य दिए हैं। ये है पाठ के पूर्व परिचय और सारांश को अच्छी तरह पढ़ें और जितने संचार के साधनों के चित्र हमने दिखाए हैं आपको, उनकी सूची तैयार करिए, अर्थात उनके नाम लिखिए। अगर आप चित्र बना सकते हो तो चित्र भी बनाइए। तो अब इसी पाठ से संबंधित कुछ काम के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे, हम पाठ का वाचन करने से पहले इसके कठिन शब्द और नए शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं, ताकि वाचन करते समय हमें और भी आसानी हो समझने में। सफ़र, यात्रा, इकट्ठा, जमा करना, एक जगह समेटना, इमारत, भवन, गंतव्य जहाँ पहुँचना हो या निर्धारित स्थान, महत्वपूर्ण, मुख्य, आवश्यक, जरूरी, जरूरत, आवश्यकता, इस्तेमाल, उपयोग, अंक, संख्या, नंबर, दुर्गम जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, कठिन राह, संस्थान, किसी विभाग से संबंधित भवन, किसी विभाग से संबंधित भवन जैसे विद्यालय का भवन, कार्यालय का भवन, उसे संस्थान कहते हैं। अच्छा, सफ़र, ये अच्छा कॉपी पेस्ट करने में ये इसी को डबल हो गया है, कोई बात नहीं, हम इसका और भी शब्दार्थ है, हम बाद में इसको भेज देंगे। चिट्ठी का सफ़र पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर, ये हमने इसलिए इसका दे दिया है क्योंकि ये पाठ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है जो कि आपको हमेशा काम आएगा। ये कहानी नहीं है जो कि हम पढ़ लिए और भूल गए। ये
बहुत ही तुम्हारे किताब का, तुम्हारे रिमझिम भाग 5 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पाठ है। तो इसलिए हमने जहाँ तक हो सका है इसके सारे कार्यों को आपको देने का प्रयास किया है। तो इसमें है कि गांधी जी को आप जब पाठ पढ़ेंगे तो ये सब बातें उसमें आएगी, जब रीडिंग लगाएंगे तो गांधी जी को सिर्फ उनके नाम या देश के नाम से पत्र कैसे पहुंच गया। तो गांधी जी इतने नामी गिरामी व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराया था। तो वो इतने नामी व्यक्ति थे कि बस उनके चिट्ठी के लिए केवल उनका नाम या वो जहाँ पर हैं वही लिख देने से डाकिया उन्हें पत्र पहुंचा देता था, क्योंकि सबको पता होता था कि अभी गांधी जी का कार्यक्रम कहाँ चल रहा है। एक पत्र में पते के साथ साथ किसी का नाम हो तो क्या पत्र सही जगह पर पहुंच जाएगा? बिल्कुल एकदम पहुंच जाएगा, क्योंकि नाम भी है और पता भी है। पत्र में नाम नहीं होने से क्या समस्याएं आएगी? पत्र में नाम नहीं होने से डाकिये को यह पता लगाने में मुश्किल होगा कि आखिर ये पत्र है किसका। और अगर डाकिया ये नहीं पता लगाया, और कोई आदमी, ऐसे भी कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि नहीं समझते हैं कि ये मेरा सामान नहीं है तो हमें ये नहीं लेना चाहिए, और पत्र अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया और उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट समाचार हो और जिसको नहीं जानना चाहिए था उसने भी जान लिया, तो ये सब परेशानी होती है पत्र में पता और नाम नहीं होने से। पैदल हरकारों को किस किस दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जैसे कि हमने सारांश में पढ़ा कि दुर्गम इलाके से गुजरना पड़ता था, जंगलों से गुजरना पड़ता था, जहाँ पे डाकू, चोर, लुटेरे ये सब का होता था। दूसरे मौसम से भी परेशानी होती थी कि अगर बारिश हो गई तो डाक संपत्ति भीगने का डर रहता था। तो ये सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता था पत्र पहुँचाने वाले को। अगर तुम किसी को पत्र लिख रहे हो तो पता किस क्रम में लिखोगे? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इस पर ध्यान दीजिए। जिसे हम पत्र लिख रहे हैं सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, मतलब पत्र लिख लिया हमने, अब है पते लिखने की बारी। अगर हम लिफाफ में लिख रहे हैं तो लिख करके उसके अंदर डाल देंगे, अगर हम अंतर्देशी में लिख रहे हैं तो उसको लिख करके चिपका देंगे, और पोस्ट कार्ड में भी लिख रहे हैं तो पोस्ट कार्ड में भी पता लिखने का जगह रहता है। तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके घर या मकान का नंबर लिखेंगे, उसके बाद गली या मोहल्ले का नंबर लिखेंगे, या घर मकान या इसका नंबर नहीं है तो नाम के बाद गली या मोहल्ले का ही नाम लिख देंगे। या केयर ऑफ भी लोग करते हैं कि जैसे हम मान लो किसी के मकान में रह रहे हैं तो उस मकान के मालिक का भी नाम लिख देते हैं, ताकि हो सकता है अगर उस किराएदार को लोग नहीं जानते हैं तो मकान मालिक को तो जानेंगे ही, और वहाँ पहुँचने पर उसका भी पता चल जाएगा। उसके बाद गांव, शहर या कस्बे का नाम लिखेंगे, उसके बाद ज़िला का नाम लिखेंगे, उसके बाद राज्य का नाम लिखेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और उसके बाद पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। पिन कोड लिख देने से पत्र सही जगह पर पहुंचता है और डाक कर्मचारी को भी इससे बहुत सहूलियत होती है। और पते को हम जैसा कि हमने बताया है, यहाँ छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करते हैं, जैसे पहले मकान, फिर गली, फिर गांव, शहर, फिर जिला, फिर राज्य। तो यही होता है बड़ी भौगोलिक इकाई। छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके हम बड़ी भौगोलिक इकाई की ओर बढ़ते हैं। अब ये एक आपको क्रियाकलाप है, ये एक अपने घर में कोई पुराना पत्र या चिट्ठी ढूंढो और उसके नीचे लिखे जो प्रश्न लिखा हुआ है नीचे इसका जवाब दो, वो तुमको उसी चिट्ठी में मिल जाएगा। पत्र किसने लिखा उस चिट्ठी में लिखा हुआ होगा, क्योंकि प्रेषक का भी नाम रहता है, प्रेषक भी अपना नाम लिखते हैं। इधर जिसको भेज रहे हैं उसका लिख रहे हैं तो दाहिने साइड में नीचे में प्रेषक मतलब भेजने वाले का भी नाम लिख देते हैं। किसे लिखा, तो ये तो फ्रंट पर ही रहेगा, किसे लिखा, किस तारीख को लिखा, ये डेट रहेगा। पोस्ट कार्ड अगर है तो उसमें वो भी रहेगा। यह पत्र किस डाक खाने में किस तारीख को पहुंचा, स्टैंप लगता है, जब पहुंचता है उसका पोस्ट ऑफिस में स्टैंप लगता है तो वो भी आपको मिल जाएगा। और यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला, तो
पत्र में लिखे उत्तर और डाकघर द्वारा लगाए गए स्टाम्प से हमें ये पता चला। अब है आजकल तो चिट्ठी पोस्ट ये सब का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अभी भी रजिस्ट्री वगैरह ये सब तो होता ही है। तो आपको इसका पता करना है डाकघर में जा कर के कि इसका मूल्य कितना है। ऐसे बच्चे साधारणतः अभी पोस्ट कार्ड है तो उसका दाम हमें नहीं लगता है कि 15 रुपये से कम होगा। अंतर्देशीय का दाम भी 25 रुपये होगा। लिफाफ का दाम भी लगभग उसी आसपास में होगा। और ये 8वां नंबर जो प्रश्न है यह एक क्रियाकलाप है। इसमें आपको एक एल्बम बनाना है और डाक टिकट संग्रह करना है। अलग अलग जगह के डाक टिकट आपके घर में अगर पापा को ऑफिस जाते हैं, पापा से बोल दीजिए वहाँ से वो पुराने रजिस्ट्री लेटर या उससे टिकट ला कर देंगे। आपके घर में भी कुछ आता है उसका भी, या नहीं ये सब पॉसिबल नहीं है तो आपको अलग अलग देशों के डाक टिकट का चार्ट मिल जाएगा। उसको खरीद के काट के कॉपी में या स्क्रैप बुक में चिपकाइए और उसका एक एल्बम बनाइए और उसके नीचे अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिख दीजिए। यह एक प्रोजेक्ट वर्क भी है, ये एक एक्टिविटी भी है। अब है बच्चे कि हमने पाठ के बीच से भी कुछ प्रश्न उत्तर आपके लिए तैयार किया है। जैसे पिन कोड किसे कहते हैं। किसी भी पत्र में पते के अंत में 6 अंकों का एक कोड होता है, उसे पिन कोड कहते हैं। पिन कोड की शुरुआत कब हुई ये सारांश में भी आपको मिलेगा और जब आप पाठ का वाचन करेंगे तो उस समय भी मिलेगा। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल योजना के नाम से शुरू की। पिन कोड पर लिखे अंक क्या दर्शाते हैं। पिन कोड पर लिखे अंक जो कि हमने बताया कि पहला अंक राज्य या उस क्षेत्र को दर्शाते हैं, दूसरा अंक उस राज्य के अंदर आने वाले उप क्षेत्र को या स्थान को दर्शाते हैं जहाँ से वो चिट्ठी लिखा जा रहा है, और अंतिम 3 अंक उस डाकघर को दर्शाते हैं जहाँ से वह डाक बांटी जाएगी। पुराने समय में संदेश कैसे भेजे जाते थे। संदेश वाहकों के द्वारा, घुड़सवारों के द्वारा, कबूतरों के द्वारा। पिन कोड लिखने से क्या लाभ होता है। पत्र और डाक संबंधी किसी सामग्री पर पिन कोड लिखने से वह जल्दी और सही जगह पर पहुंच जाता है। कबूतरों का जीवन काल कितने दिनों का होता है। कबूतरों का जीवन काल लगभग 15 से 20 साल तक का होता है। कबूतरों की कौन सी जाति संदेश पहुंचाने का काम करती है, तो गिरहबाज और हुमर नामक कबूतरों की प्रजाति संदेश पहुंचाने का काम करती है। अब परिवहन का साधन किसे कहते हैं और संचार का साधन किसे कहते हैं। जिन साधनों के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं उसे परिवहन का साधन या यातायात का साधन कहते हैं, जिसको आप इंग्लिश में या ईवीएस में पढ़ते भी होंगे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। 3 साधन है, जल साधन, थल साधन, वायु साधन। और संचार का साधन जिस साधनों के द्वारा हम घर बैठे ही अपने रिश्तेदारों से या अन्य लोगों से पढ़ाई लिखाई, रोजगार, देश विदेश या पूरी दुनिया की खबरों को जान पाते हैं या उनको बता पाते हैं, उसे संचार का साधन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चे ये पाठ का पूर्व परिचय है, सारांश है, और पाठ के अंदर से जो प्रश्न है और पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं। ये पाठ हमने इतना इसलिए किया है कि ये पाठ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको ये पूरे ज़िंदगी में काम आने वाला है। इसकी जानकारी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चे ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। इसके बाद मैं वाचन का भी वीडियो भेज दूंगी, ग्रामर का अलग है, इनके अभ्यास कार्य का भी है, और इससे संबंधित हमने आवेदन पत्र और पत्र का भी एक स्ट्रक्चर, मतलब कैसे लिखना चाहिए उसका भी वीडियो और एक पत्र और एक आवेदन भी भेजा है, मैं वो भेज दूंगी और आप उसे अच्छी तरह से उसका अभ्यास करेंगे और उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप सारांश को अगर पढ़ के समझ पाते हैं तो ये कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हमें कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए तो आप कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चे। जहाँ तक बात है कि
आपका शब्दार्थ, हमने शब्दार्थ और भी किया था, लेकिन पेस्ट करते समय वही चीज़ यहाँ दोबारा पेस्ट हो गया, तो कोई बात नहीं, आप इतना भी शब्दार्थ जानिए, बहुत बात है, बहुत है। फिर जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊँगी। धन्यवाद बच्चे।